पाकिस्तान ये समझता है कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। ये आज से नहीं समझता। तीनों का नाम अरिहंत, अरिगात, अरिदवान, तीनों का मतलब वही है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। क्या ना, मैनेज करने वाली बात है। पाकिस्तान को बीच बीच में 4 थप्पड़ लगाए, फिर चुप हो गया 6 महीने के लिए, फिर 2 लात मारी, इस टाइप का। पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए। पाकिस्तान एक इरिटेंट है। भारत का असली थ्रेट चाइना से है। दुश्मन भी भाई अपने स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले के किसी के मुंह लग गए किसी के। नो। प्रेसिडेंट है सीरिया का, जिसके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड था यूएस का। ठीक है जी, आज वो यूएस का दोस्त बन गया। तो ईरान के ऊपर प्रेशर तुर्की से आएगा, उसके इजराइल से आएगा, आगे चल के उसके बाद सीरिया से आएगा प्रेशर, यहां से पाकिस्तान के साथ प्रेशर आएगा। जिस समय प्रेशर आया, आप ये मान के चलना कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में दे आर मेकिंग अ मूव फॉर तेहरान, कि आप इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसने सबसे पहले यह बोला कि हबीबी, हमारा पहला दुश्मन हिजबुल्लाह है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं कहना चाहता हूं कि ये द चाणक्य डायरीज है। नाउ वी आर रनिंग आउट। हमारे पास few hundred कॉपीज आर लेफ्ट एंड आपके पास करीब 4-5 दिन है, उसके बाद वी आर स्टॉपिंग इट बिकॉज वी आर नाउ वर्किंग ऑन एडिशन 3, और एटलीस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड ट्राई टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द 3rd एडिशन ऑफ दिस मैगजीन। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये मैगजीन खरीदनी है, आप ये मैगजीन खरीद सकते हैं। 31 मई के बाद ये मैगजीन अवेलेबल नहीं होगी। नाइट ऑफ 31 मई, वॉट एवर इज लेफ्ट, देन वील simply distribute to certain places, schools and all that, जिसको भी इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत कम कॉपीज बाकी हैं, बहुत कम है। अराउंड 500-600 मस्ट बी लेफ्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अगर आपको ये कॉपीज चाहिए, इसकी एक कॉपी चाहिए अगर आपको द चाणक्य डायरीज की, तो आप इमीडिएटली ऑर्डर करिए। दिस इज द चाणक्य डायरीज। अब चलते हैं वीडियो की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 2025 की एक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई है, जिसने आंखें खोल दी। यहां पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि भाई भारत जो है हमारे लिए प्राइमरी थ्रेट है, हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। लेकिन भारत क्या सोचता है? भारत क्या सोचता है चाइना के बारे में? भारत क्या सोचता है पाकिस्तान के बारे में? जरा मैं आपको वो भी बता दूं, और 2-3 चीजें हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के वीडियो में आपको मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। लेट्स गो। दोस्तों, अगर आप यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज 225 की रिपोर्ट, यानी कि 2025 इस साल की रिपोर्ट देखें, वो क्या कहती है? पहली चीज, इंडिया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। पाकिस्तान ये समझता है कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। ये आज से नहीं समझता। अगर यही चीज 2025 की जगह आप इसको काट के यहां पे 1947 लिख देते, ये तब भी पाकिस्तान यही समझ रहा था। पाकिस्तान की सोच 78 साल में बिल्कुल नहीं बदली। हिंदू खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, बस यही इनका गाना चलता रहता है। ये देखिए, पाक्स मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स मेंशन्ड इन यूएस थ्रेट रिपोर्ट एंड चाइना लिंक। ये क्या कह रहा है? इंडिया is prioritizing bilateral defense partnerships in the Indian Ocean region to counter Chinese influence and boost its global leadership role. ये पहली बात आप समझ लीजिए, यानी कि भारत इंडियन ओशन रीजन में, IOR में, प्रायोरिटाइजिंग बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर भारत एक्स कंट्री को, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे देता है ना, ब्रह्मोस दे दिया, किसी को आपने कुछ दे दिया, किसी को आपने आर्मेनिया को बोला कि ठीक है हम तुम्हें आकाश देते हैं, हम तुम्हें पिनाका देते हैं। ये पूरी नेबरहुड में, चाहे वो नॉट ओनली इंडियन ओशन रीजन, इवन द immediate neighborhood and beyond, India is supplying weapons, India is getting into defense deals, India is getting into bilateral partnership, क्योंकि आपको चाइना का इंफ्लुएंस काटना है। India almost certainly will continue promoting its Made in India initiative this year. यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी 2025 की रिपोर्ट यह कहती है कि आत्मनिर्भर भारत पे भारत का वैसे ही एक्सेलरेटर पे पैर रहेगा जैसे पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। Build its domestic defense industry, mitigate supply chain concerns and modernize its military. India continued to modernize its military in 2024, conducting a test of nuclear capable developmental Agni 1 Prime MRBM and the Agni 5 multiple independently targetable re-entry vehicle, while also commissioning its second nuclear powered submarine to strengthen its nuclear triad and bolster its ability to deter adversaries. अब ये क्या है पूरी चीज? मैंने इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश पढ़ी, इसमें भाई स्टोरी सिंपल सी ये है कि मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत,
उस पर पूरा जोर रहेगा जैसे पहले रहा था, और भी भारत इस पर जोर देगा। दूसरी चीज, भारत अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को और बढ़ावा देगा। हम हर रोज आपको, या हर हफ्ते में 2-3 बार तो कम से कम इतने 1000 करोड़ का ऑर्डर, इतने 1000 करोड़ का ऑर्डर, इतने 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये जो भारत महीने में कई बार, हफ्ते में कई बार खबर आ जाती है, ये कहां जा रहा है पैसा? ये दोस्तों, यूल बी सरप्राइज्ड, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था शुरू में, अब तो आदत पड़ गई है। ये सारा का सारा भारत के अंदर जा रहा है, सारा का सारा भारत के अंदर जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हजारों आइटम नेगेटिव लिस्ट में डाल दिए। नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या होता है कि आप ये आइटम बाहर से खरीद ही नहीं सकते। एक जमाना था जब कोई भी चीज चाहिए चेक काटो, बाहर से मंगाओ, सरकार ने मना कर दिया। वही आइटम आप बाहर से मंगवा सकते हैं जो आपको उसका पैरेलल भारत में नहीं मिलता। आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि साहब ये जो चीजें हैं ना, पहली बात तो नेगेटिव लिस्ट है। आई एम टॉकिंग अदरवाइज, मैं वैसे बात कर रहा हूं, नेगेटिव लिस्ट का सामान आ ही नहीं सकता अंदर। तो एक नेगेटिव लिस्ट डाल दे कि ये तो आइटम आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो ये यहां पे मिटिगेट सप्लाई चेन कंसर्न्स। सप्लाई चेन का क्या कंसर्न है? अब एक हथियार के अंदर 1000 इसके पुर्जे होते हैं, 1000 हिस्से होते हैं। पता लगा जी कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से। और लड़ाई के वक्त किस देश की क्या मंशा है, किस देश को क्या सोचना है, क्या सोच सकता है उस मामले में, क्या उसके डिप्लोमेटिक एम्स हैं। हो सकता है कि आपका दोस्त, आपका मित्र देश हो, आपका सपोर्टिव देश हो, लेकिन उसके और आपके एम्स ना मिल रहे हो। फिर अगर उसने एक पुर्जा रोक दिया तो आपकी लड़ाई तो खत्म वहां पे। सोर्स कोड की बात कर रहे हैं साहब, फ्रांस ने राफेल का नहीं दिया, मीडिया में खबरें आ रही हैं। आई विल नॉट कमेंट अपॉन दैट, आई शुड नॉट कमेंट अपॉन दैट, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आई थी जो मैंने पढ़ी थी। अब India continued to modernize its military in 2024, conducting a test for the nuclear capable developmental Agni-1 Prime MRBM, right? Medium range ballistic missile और Agni-5 multiple entry targetable re-entry vehicle। ये क्या है? यानी कि एक मिसाइल जाती है हवा में और वहां पे अनेकों मिसाइल उसके अंदर से निकलती हैं, और वो अनेकों मिसाइल, जो एक मिसाइल के अंदर से वॉरहेड्स निकलते हैं, एक्चुअली नॉट मिसाइल बट द वॉरहेड, वो अलग अलग शहरों को बर्बाद कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर केपेबल मामला है। तो इसने सबके कान खड़े कर दिए, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना। अच्छा, भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है, यही मेंशन कर रहा है। और भारत का सेकंड न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन टू स्ट्रेंथन इट्स न्यूक्लियर ट्रायड एंड bolster इट्स एबिलिटी टू डिटर एडवर्सरीज। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल 3 न्यूक्लियर केपेबल INS अरिहंत, INS अरिघात, और जो तीसरा बन रहा है INS अरिधमान, तीनों। और दोस्तों, इन तीनों की पता है क्या खूबसूरती है? मैंने देखा इसको इंटरनेट पे, मैंने पढ़ने की कोशिश करी तो मुझे पता लगा कि इन तीनों का नाम अरिहंत, अरिघात, अरिधमान, तीनों का मतलब वही है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अलग अलग रूप से, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, बट द मीनिंग ऑफ अरिहंत इज डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, मीनिंग ऑफ अरिघात इज डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, एंड मीनिंग ऑफ अरिधमान इज डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज इन अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अच्छा, पाकिस्तान रिगार्ड्स इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि पाकिस्तान भारत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है कि मार देगा, खा जाएगा। वहां पे 100 करोड़, 125 करोड़ हिंदू हैं, खा जाएंगे हमें। ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, ये रिपोर्ट बताता है। और will continue to pursue its military modernization effort, including the development of battlefield nuclear weapons to offset India's conventional military advantage। भारत की जो मिलिट्री है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा बेहतर है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि भाई हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स और बिल्डअप करें। अब ये खूबसूरती देखिए साहब, यहां पे पाकिस्तान अपना कितना भी भोंपू बजाए, छुट्टी मनवा ले हर साल अपनी, वो जीत गए जी, जीत गए। आसिम मुनीर जनरली फील्ड मार्शल, सारे के सारे इनके बिके टिके लिफाफा जर्नलिस्ट, टीवी एंकर सब एक ही भोंपू बजा रहे हैं, एक ही गाना गा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है, पाकिस्तान रिगार्ड्स इंडिया एज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये हम यहां पे कवर कर चुके हैं दोस्तों, ये देखिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। बट इंडिया कंसिडर्स चाइना इट्स प्राइमरी एडवर्सरी। आप ये देखिए ना, पाकिस्तान कहता है कि जो भी कुछ है दुश्मनी में वो भारत है, भारत कहता है नहीं, एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम। यानी कि पाकिस्तान को कहता है कि छोटा मोटा, जैसे कि कहीं हाथ में वो फांस सी लग जाती है ना, मतलब इरिटेट करती है वो, पर इसका मतलब भी नहीं कि हाथ, हाँ ठीक है वो हल्का सा दुखता है, हल्का सा इरिटेशन होता है, उसको पेन भी नहीं कह सकते। यू कांट इवन कॉल इट पेन, इट्स जस्ट अ इरिटेशन, इट्स अ माइल्ड हेडेक which does not stop you from functioning, it's a mild irritant, it's like that। तो ये कहता है कि an ancillary security problem but primary adversary चाइना है।
ये यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की 2025 की रिपोर्ट कहती है, द रिपोर्ट फोरकास्ट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's डिफेंस प्रायोरिटी विल प्रोबब्ली फोकस ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग ग्लोबल लीडरशिप. देखिए साहब, ग्लोबल लीडरशिप, काउंटरिंग चाइना एंड एनहांसिंग न्यू दिल्लीज मिलिट्री पावर. इंडिया व्यूज चाइना एज इट्स प्राइमरी एडवर्सरी. भाई ये देखिए, एंड पाकिस्तान मोर ऑफ एन एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम टू बी मैनेज्ड. ठीक है, इनको मैनेज कर देंगे डिस्पाइट क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इन मिड में बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान मिलिट्रीज. क्या ना, मैनेज करने वाली बात है. पाकिस्तान को बीच बीच में 4 थप्पड़ लगाए, फिर चुप हो गया 6 महीने के लिए, फिर 2 लात मारी, इस टाइप का. पाकिस्तान थ्रेट नहीं है. पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए. पाकिस्तान एक इरिटेंट है, जिसको कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जिसको देख के खींच सी आती है, और दैट इज व्हाट इट इज. इट्स नॉट अ डेंजर. भारत का असली थ्रेट चाइना से है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रीड दिस रिपोर्ट. ठीक है, दुश्मन भी भाई अपने स्टैंडर्ड का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले के किसी के मुंह लग गए किसी के. नो, दुश्मन स्टैंडर्ड का होना चाहिए. एंड थैंक गॉड हमने एक दुश्मन लिया है बढ़िया स्टैंडर्ड का. पाकिस्तान इज हिस्ट्री. अब दोस्तों, ये जो फोटोग्राफ है ये पुरानी है, और यहां पे मैंने डेट लिखी है दिसंबर 2024. अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब, अब 2024 की फोटोग्राफ क्यों दिखा रहे हैं? ये जो बंदा है ना, दिस मैन, जो गाड़ी चला रहा है ना, एक जमाने में ये वही था जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसके सर पे $10 मिलियन का अवार्ड रखा था, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था. मारो मारो इसको किसी भी तरीके से, जिंदा या मुर्दा, डेड और अलाइव. $10 मिलियन. आज की तारीख में ये बंदा सीरिया का प्रेसिडेंट है, और इसके आते ही, इसके प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले अमेरिका ने क्या करा कि सारे के सारे सीरिया से सैंक्शंस हटाना शुरू कर दिया. दैट थिंग स्टार्टेड. सीरिया पे सैंक्शंस लगे थे, अब सैंक्शंस हट रहे हैं. अब मैं आपको ना अगली स्लाइड में, पहले मैं आपको पास्ट बता दूं कि चक्कर क्या हुआ है, तब आपको पता लगेगा मैं बोल क्या रहा हूं और हो क्या रहा है. डायरेक्टली जो दिसंबर 2024 की इवेंट्स हैं वो आज से डायरेक्ट टुडे दे आर इंपैक्टिंग टुडे, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा. ये मेरा पुराना वीडियो आप जाके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि मैंने उस समय क्या बोला था. अब वो बातें सही हो रही हैं, और आप देख लेना 2025 में, 2026 में ये बात पूरी सही हो जाएगी, मेरे तब की भविष्यवाणी. एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड, पड़ा हुआ है वीडियो लाइब्रेरी में, आप देख लेना खुद जाके. देखो, अ टर्किश डिप्लोमेटिक डेलीगेशन अराइव्ड इन द सीरियन कैपिटल डेमस्कस टुडे, थर्सडे डिसंबर 12. ये ध्यान रखना भाई, ये मैंने दिसंबर बोला है, ये थर्सडे डिसंबर 12. 13 साल में पहली बार. और बशार अल असद की रेजिम आउस्ट हो गई, खत्म हो गई. अब ये देखिए सब, अ कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर इनाब बलादी in Damascus reported that a delegation accompanied by Turkish officials arrived in the city. ये यहां पे बैठ, ये तो खैर रिफ्लेक्शन है क्योंकि कार का शीशा, ये रिफ्लेक्शन है. इसके बगल में यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है. ठीक है, वो बंदा कौन है? सबसे बड़ी बात, हु इज दैट पर्सन? ये जो इसके बगल में बैठा हुआ है, इसका नाम है इब्राहिम कालीन. इब्राहिम कालीन कौन है? हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी, टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड. यानी कि जैसे भारत में रॉ है, इजराइल में मोसाद है, आपके अमेरिका में CIA है, उसी प्रकार से जो टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका हेड आया, और उसका पर्सनल ड्राइवर बना अहमद अल शरा. ये जो उसका ड्राइवर बना है, आज सीरिया का प्रेसिडेंट है, ये राष्ट्रपति है सीरिया का. ये जाके लोगों से मिल रहा है, ये हेलो बोल रहा है लोगों को, और इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और सीरिया से पूरे के पूरे जिसको कहते हैं सैंक्शंस हटाए जा रहे हैं, सीरिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे करे जा रहे हैं. इसके पीछे कारण है दोस्तों, और यही कारण मैं बता रहा हूं. पूरे आलम इस्लाम में, इन ऑल द मुस्लिम कंट्रीज, एक स्ट्रीट में एक फीलिंग है कि भाई साहब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी तरीके से इजराइल को रिकॉग्नाइज, क्योंकि इजराइल का भूत दिमाग में है ना, इसराइल का भूत दिमाग में कि कहीं ना कहीं कोई गेम हो रहा है हमारे साथ, कि इजराइल को. मैं आपको बताता हूं इसमें इजराइल वाला क्या फैक्टर है, यह भी मैं आपको बता देता हूं. टर्किश डेलीगेशन मीट्स विद अहमद अल शरा. ये देखिए हमने यहां से लिया है, ठीक है, और इसका नाम है इनाब बलाडी. ये अरबिक में इनाब बलाडी लिखा हुआ है, ये इनाब बलाडी. तो मैंने आपको सोर्स भी बता दिया कि मैंने ये देखिए सब, ये फोटोग्राफ मैंने कहां से ली है और ये हेडलाइन कहां से ली है. डेलीगेशन ट्रैवल्ड इन अ व्हीकल ड्रिवन बाय द लीडर ऑफ द जनरल कमांड अहमद अल शरा, जिसको अल जुलानी भी कहते हैं, इन अ कॉन्वॉय दैट इंक्लूडेड सेवरल कार्स एंड अकम्पनीड फ्रॉम बोथ साइड्स. अब देखो, ये टर्किश इंटेलिजेंस के चीफ के साथ बंदा बैठता है, राइट. अब दोस्तों अचानक ये देखिए साहब, मई 25, ठीक है,
मई 25 में, यानी कि यस्टरडे, आज 26 मई है, कल भाई ये अहमद अल शरा मिलता है एर्दोगान से, और कल ही शहबाज शरीफ मिलता है एर्दोगान से। एर्दोगान, सीरिया शरा होल्ड टॉक्स इन इस्तांबुल, और तुर्कीज एर्दोगान मीट्स पाकिस्तान पीएम इन इस्तांबुल वीक्स आफ्टर इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। दोनों मिलते हैं। और यही अहमद अल शरा जब ट्रंप आया था मिडिल ईस्ट, ये भाई ट्रंप से भी मिला था। ये गेम क्या चल रहा है पाकिस्तानियों? यहूद और हनूद की साजिश। आज मैं आपको बता देता हूं यहूद और हनूद की साजिश क्या है। ये मैप है दोस्तों, ये देखिए साहब। एक्चुअली ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से बताता हूं। ये है तेहरान। आप नोट करना 2-3 बातें। ये है तेहरान, राइट? ये दोनों की मीटिंग ये क्यों है? ये तुर्की को क्या दे सकते हैं? पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, पाकिस्तान मांगने ही जाएगा, कुछ दे नहीं सकता। यह आप भली भांति परिचित हैं इस चीज से। और अहमद अल शरा यानी कि उर्फ जोलानी के पास भी कुछ नहीं है। इसका देश ध्वस्त हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो एक गए क्यों मिलने के लिए? दोस्तों मैं आपको आज बता रहा हूं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, और यही बात मैं रिपीट करता रहूंगा जिस दिन तक यह काम या फिर यह कांड होता नहीं है। देखो, ये इजराइल है यहां पे, ठीक है? दिस इज इजराइल। अब ये जो सीरिया है, ये अहमद अल शरा का इलाका है, ये सीरिया। अगर आप इसको देखेंगे, ये सीरिया, इसका एक बॉर्डर तुर्की के साथ है, ठीक है? इसका ये बॉर्डर इराक के साथ है। ऑलराइट, देख रहे हैं आप? और यहां से है ईरान। ये आप देख लेना। जब इससे पूछा गया अहमद अल शरा से कि आप इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसने सबसे पहले यह बोला कि हबीबी, हमारा पहला दुश्मन हिजबुल्लाह है, हमारा पहला दुश्मन इजराइल नहीं है। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे खास तौर से यहां पे, कि सीरिया से अब हथियार लेबनान नहीं जा सकते, हिजबुल्लाह का सफाया हो गया। हमास को मार मार के दुम्बा बना दिया आईडीएफ ने। इतने बॉम्ब गिराए कि जब आप गाजा की फोटो देखें तो आपको ऐसा लगता है कि कूड़ादान है वहां पे। शहर कभी था यहां पे? वहां पे मक्खी नहीं जिंदा रह सकती, बंदे क्या कर रहे हैं? ऐसा कर दिया इजराइल ने। ये हुआ कैसे? सीरिया को सबसे, ये सारे के सारे वेपन यहां से आते थे दोस्तों। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये जो पाकिस्तान गेम खेल रहा है ना, मैं आपको बताता हूं। आप ये मान लो, तेहरान से मान लो, वेपन कहीं से भी आ सकते हैं, ईरान से। मैं तो तेहरान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सबने तेहरान का नाम सुना है। तेहरान यहां से आए सीधा सीरिया, और यहां से खट। अब यहां पे खट नहीं हो सकता क्योंकि ये बंद हो गया। और इसकी गारंटी कौन दे रहा है कि यहां से हथियार नहीं आ सकते? इसकी गारंटी ये बंदा दे रहा है जिसका नाम है अहमद अल शरा, जो कि प्रेसिडेंट है सीरिया का, जिसके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड था यूएस का। ठीक है जी, आज वो यूएस का दोस्त बन गया। कोई बात नहीं, जियोपॉलिटिक्स में ऐसे होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, इनको जो पैसे दिए जा रहे हैं अमेरिका से, शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को, ये सारे के सारे जो पैसे दिए जा रहे हैं, 400 मिलियन ले लो F-16 के लिए, ये लड़कियों को पढ़ाने के लिए ना, गर्ल्स एजुकेशन के फंड के लिए, ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए, गे राइट्स के लिए, और पोलियो के कतरों के लिए, पोलियो ड्रॉप्स के लिए, फलाना ढिमका, ये सारे के सारे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? आप ये देखना, सारे पैसे सिर्फ इस इलाके के लिए दिए जा रहे हैं, ओनली फॉर दिस एरिया। इस सारी जो मदद हो रही है पाकिस्तान की दोस्तों इस वक्त, राइट, उसका ये जो इलाका है, ये और ऊपर तक चला जाता है ये, ठीक है ना? ये दिस इज द ड्यूरेंट लाइन। मैं इसकी बात अभी नहीं करूंगा ड्यूरेंट लाइन की, बिकॉज ये स्लाइड किसी और चीज के साथ डील कर रही है। मैं ड्यूरेंट लाइन में पड़ जाऊंगा, मामला फिर फीका पड़ जाएगा। आप समझ लो, ये वाला बॉर्डर है, ये इलाका बलूचिस्तान है, ये सिस्तान बलूचिस्तान है, ठीक है? व्हेन दीज गाइज मेक अ मूव फॉर ईरान, जब ये लोग कोशिश करेंगे ईरान में तख्ता पलट करने के लिए, तब ये और इसका फील्ड मार्शल ईरान की पीठ में खंजर डाल देंगे। नोट कर लो, ये वीडियो सेव कर लो। मेजर ने बोला था ये होने वाला है। पाकिस्तान विल बिट्रे ईरान। पाकिस्तान दगाबाजी करेगा, धोखेबाजी करेगा, गद्दारी करेगा ईरान के साथ। और ये सारा का सारा जो चूरन बेचते हैं, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी बिरादर मुल्क है, उम्मा है, फलाना ढिमका, ये सारी की सारी बातें फ्रॉड हैं, ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। पाकिस्तान पूरा का पूरा अमेरिकी इशारों पर काम कर रहा है, और
आज की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की, इन्होंने इतने पैसे पकड़ लिए हैं, इन्होंने इतने ज्यादा पैसे पकड़ लिए हैं अमेरिका से कि अब ये मना नहीं कर सकते। अगर अमेरिका बोलता है आप कुछ मत करो, मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको देखिए जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साथ ठाठा चल रही है, अब थोड़े समय के बाद अमेरिका से प्रेशर आएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल को ठंडा करो। मैं आपको बता रहा हूं, और जिस दिन अमेरिका से प्रेशर आया लाइन ऑफ कंट्रोल को ठंडा करो, जिस समय प्रेशर आया, आप यह मान के चलना कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में दे आर मेकिंग अ मूव फॉर तेहरान। ये क्या करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल से और इंटरनेशनल बॉर्डर से बोलेंगे कि थोड़ा कूल डाउन करो। दिल्ली के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, इतना ज्यादा प्रेशर आएगा कि मैं क्या ही बताऊं आपको। ठीक है, फिर क्या होगा कि बॉर्डर से फौजें हटेंगी और पाकिस्तानी फौजें यहां पे आ जाएंगी, ईरान के बॉर्डर पे, और यहां पे यानी कि सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में, और यहां से फिर पाकिस्तानी फौजें चाहे इनकी एयरफील्ड से, क्वेटा से, कहीं और से इनकी एयरफील्ड से टेक ऑफ करेंगे इनके जहाज, एंड दे विल कंडक्ट बॉम्बिंग इनसाइड ईरान, दे विल मिलिटरीली प्रेशराइज ईरान। ठीक है जी, या देखिए इनका प्रॉपर जो इनका जो समुद्री रास्ता है, ये सब जितना भी है यहां पे, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी आर्मी विल टुगेदर स्टार्ट प्रेशराइजिंग ईरान। मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ जंग करेगा या पाकिस्तान ईरान के साथ जंग करेगा, मैं वो नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब ईरान को मदद चाहिए होगी और मुस्लिम देश होने के नाते ईरान मदद की भीख मांगेगा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ऐसे काम करेगा कि ईरान को ज्यादा नुकसान हो, फायदा कम हो। और अगर 2-4 जगह बम गिराना हो तो कोई नई बात नहीं है, पिछले साल इसने बम गिराए थे ईरान के अंदर, ठीक है ना, म्यूचुअली, उसने भी गिराया इनके यहां, इन्होंने भी गिराया उनके यहां। ये हुआ है, स्ट्राइक्स हुई हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स, बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, ये सारा का सारा ड्रामा हुआ है। तो डोंट बी सरप्राइज्ड, ये पूरा गेम चल रहा है, ठीक है। और इस सबको ट्रंप का आशीर्वाद है। ये बंदा जिसको कह रहे थे कि $10 मिलियन दे दो, डेड और अलाइव, अमेरिका विल पे $10 मिलियन, ये जाके ट्रंप के साथ खड़ा होकर ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है। ये गेम है बॉस, और सारा का सारा जो गेम है ये पाकिस्तान की, ये देखिए साहब, ये बीच में ये आपका ईरान है, इधर इसके पाकिस्तान है, इधर सीरिया है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? सीरिया का। इस बंदे का जो जिसको कहते हैं कि स्पॉन्सर कौन है, आईपीएल में देखे ना स्पॉन्सर टाटा लिखा हुआ है, और पेप्सी या जो भी कोक शोक जो भी होता है मुझे नहीं पता, स्पॉन्सर होते हैं ना, इसका स्पॉन्सर ये है अर्दोगान। अर्दोगान इज इज बिगेस्ट स्पॉन्सर। तो जब ईरान के ऊपर प्रेशर आएगा तो ईरान के ऊपर प्रेशर तुर्की से आएगा, उसके इजराइल से आएगा, आगे चल के उसके पास सीरिया से आएगा प्रेशर, यहां से पाकिस्तान के साथ प्रेशर आएगा, ईरान विल बी लेफ्ट ऑल अलोन। यहां पे दोस्तों बांग्लादेश बहुत उछल रहा था, हम बांग्लादेश की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है बांग्लादेश में, बहुत ज्यादा बांग्लादेश उछल रहा था। इंडिया सेंड्स $1 बिलियन मैसेज टू बांग्लादेश। Recent action and statements from Bangladesh, including a retired official's call, आपको पता ही है वो रिटायर्ड मेजर जनरल पता नहीं क्या सोच के उसने फेसबुक पे लिख दिया कि वी शुड टेक ओवर द नॉर्थ ईस्ट, वी शुड टेक ओवर द नॉर्थ ईस्ट, चाइना से बात करनी चाहिए। बैठा बैठा बड़बड़ा रहा होगा, लिख दिया उसने। रिपरकशन ये हुआ है कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी at the Rising Northeast Investor Summit said the Northeast will become a strong bridge and gateway for the ASEAN trade. Mukesh Ambani announced Reliance Industries will invest 45,000 crore more in the Northeast. Adani Group pledges 1 lakh crore investment. Assam and broader Northeast over the next decade. Vedanta announces 80,000 crores. ठीक है, तो आप ये लगा लो टोटल अगर आप इसको देखोगे तो इट इज मोर देन 2 लाख करोड़। ये 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में अनाउंस हो गया है और ये हो भी जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्टार है ना, दिस इज लालमोनेरहाट, ये जो यहां पे है स्ट्रेटेजिक एयरबेस नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो दोस्तों ये जो है लालमोनेरहाट, इट इज 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर एंड अबाउट 125 किलोमीटर्स फ्रॉम द चिकन नेक, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। तो ये बांग्लादेश, यू नो, इट्स लाइक ट्राइंग टू ये बेसिकली बाप ढूंढ रहा है। मैं आपको आसान शब्दों में, मैं क्यों इसको ज्यादा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जा रहा हूं, ये बेसिकली बाप ढूंढ रहा है। इसके एक बाप ने हाथ हटा लिए, बाप ढूंढ रहा है। तो इसलिए ये सब करने की कोशिश की, जैसे कोई मेजर जनरल से बुलवा दिया कि यार चाइना को एक आइडिया दे दो, चलो फेसबुक पे डालो, इसको हम वायरल कर देंगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करके कि तुम आके ये ले लो। चाइना क्यों करेगा? चाइना क्यों करेगा? वाई विल चाइना डू इट? वाई विल चाइना डू इट?
ये सब बांग्लादेशियों के दिमाग की खुराफात है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और वहां पे दोस्तों शेख हसीना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, जो कि 5 अगस्त लास्ट ईयर उनका तख्ता पलट हो गया था और वो भाग के फिर इंडिया आ गई। तब से आई डोंट नो वेयर शी इज, पीपल से शी इज इन इंडिया, पीपल से शी इज इन यूरोप, आई डोंट नो। एनीवे, शेख हसीना कहती कि यूनिस सेलिंग बांग्लादेश, मिलिटेंट लीडर बोला है उसको, यूनिस सेलिंग ऑफ बांग्लादेश टू द यूएस। ये शेख हसीना का कहना है। शेख हसीना का बहुत पहले एक दावा भी था दोस्तों, मैप के द्वारा मैं आपको बता, ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, शेख हसीना ने बोला था, उनके तख्ता पलट होने से पहले बोला था, गोरा आदमी आया था मेरे पास, मैंने स्टोरी सुनाई है ना आपको, एक गोरा आदमी आया था मेरे पास और गोरे आदमी ने बोला कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये आप हमें दे दो, यहां पे हमें बेस बनाना है। अगर आपने सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दिया तो फिर आपका तख्ता जो है, आपका प्राइम मिनिस्टर होना सुरक्षित है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बैठ के राज करो, आप सिर्फ सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो। इसने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, वही जो इमरान खान ने बोला था एब्सोल्युटली नॉट। उस बेचारे का भी तख्ता गया, इस बेचारे की भी कुर्सी गई। अमेरिका ने दोनों जगह कर दिया रेजिम चेंज, ठीक है। अब when America wanted Saint Martin Island, my father did not agree. He had to give his life, and that was my destiny because I never had the thought of selling the country to stay in power. Sheikh Hasina said. यही चीज है और ये आज से नहीं चल रही। According to Sheikh Hasina, शेख मुजीबुर रहमान के टाइम से मामला चल रहा है। शेख मुजीबुर रहमान को आई थिंक 74, 75, 76 मिड 70s में, कभी मुझे एग्जैक्ट डेट और ईयर याद नहीं है, मिड 70s में उसी की फौज ने, बांग्लादेश आर्मी ने फादर ऑफ द नेशन की हत्या कर दी थी। जो बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन है उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था उसको। He has seized power with the help of terrorists, even those who are banned in various international arenas from whom we protected the people of Bangladesh. Now prisons are empty. They released everyone. Now Bangladesh is the reign of those militants. हसीना एडेड। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जियो पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं किस तरीके से अहमद अल शरा मिल रहा है, शहबाज शरीफ मिल रहा है एर्दोगान से। तुर्की में एक तरफ ये गेम चल रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जो पावर स्ट्रगल चल रहा है पॉलिटिक्स। और एक बात ध्यान रखना, ये हमें भी इंपैक्ट करेगी। आप मान के चलना, जो तुर्की गेम खेल रहा है ना, खेले। आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर द रेजिम इन ईरान, एब्सोल्युटली नो लव लॉस्ट, राइट, यू नो दैट वेरी वेल। बट जो ये गेम है इसका स्पिल ओवर वाइडर एशियन ज्योग्राफी पे होने वाला है। ये होगा पक्का, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व होंगे, सब इन्वॉल्व। एक तो वो हैं जिनके लीडर्स बिक चुके हैं, जैसे सीरिया के और पाकिस्तान के बिक चुके हैं, दे विल डू द मास्टर्स बिडिंग। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि चाहेंगे इसको ब्रॉडर वे में इन्फ्लुएंस करना। अब आप देखिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और 2025 में मेरी एक और भविष्यवाणी आप याद रखिएगा, सेव करिए इस वीडियो को, 2025 में दे विल मेक अ मूव फॉर तेहरान। ये सक्सेसफुल होंगे, ये फेल होंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है फेल ही हो जाए, लेकिन दे विल मेक अ मूव, दे विल समहाउ मेक अ मूव फॉर तेहरान। आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिम चेंज इन तेहरान, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।